नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ सर्वाइकल कैंसर के बारे में। फ्रेंड्स, सर्वाइकल कैंसर जो होता है ये बहुत ही प्रिवेंटेबल डिसीज़ है आजकल, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी महिलाएं यानी कि थाउजेंड्स ऑफ महिलाएं आजकल इससे ग्रसित होती हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज पूरे वीडियो में डिटेल में इसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और साइंस क्या होते हैं, इसके हम लोग डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं और इसकी वैक्सीन के बारे में बात करूँगी। और फ्रेंड्स, इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी डिटेल में बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो मेरे बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। फ्रेंड्स, सर्वाइकल कैंसर जो होता है ये सर्विक्स जो होती है, जो यानी कि जो महिलाओं का यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, उसमें वेजाइना और यूट्रस को, बच्चेदानी को जोड़ने का काम करता है, जिसका नाम है सर्विक्स। फ्रेंड, ये सर्विक्स जो होती है ये एक ओपनिंग होती है यूट्रस की, यूट्रस से ओपनिंग जो वेजाइना को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स, सर्विक्स में ही अगर कैंसरस चेंजेस यानी कि उसकी जो सेल्स होते हैं उसमें जो चेंजेस आने लगते हैं, जिसका कारण होता है एचपीवी इन्फेक्शन, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होने के कारण से उसकी सेल्स में जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ की, यानी कि ये किन कारणों की वजह से सर्वाइकल कैंसर हम लोग को देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा और मेन कारण इसका है एचपीवी इन्फेक्शन, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन जो होता है। ये देखा गया है कि 90% केसेस में हम लोग को, सर्वाइकल कैंसर के केसेस में हम लोग को एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो एचपीवी इन्फेक्शन होता है, इसके अगर इन्फेक्शन की बात करें कि जो रिप्रोडक्टिव एज यानी कि जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं लोग, उनको ही ये इन्फेक्शन होता है। बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी ये कॉज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसके रिस्क फैक्टर अब देख लेते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग को ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला रिस्क फैक्टर आता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो सकते हैं, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी अगर पेशेंट स्टार्ट किया है, स्मोकिंग एक कंडीशन हो सकती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर पेशेंट है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। और फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म से अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स महिलाएं यूज़ करती हैं तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। फ्रेंड्स, ये बेसिकली कॉज नहीं कह सकते क्योंकि इसका मेन कॉज एचपीवी इन्फेक्शन ही है, लेकिन एचपीवी इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ इसके रिस्क फैक्टर हो गए और कॉजेज़ हो गए। अब इसके सिम्टम्स की बात करें कि कौन कौन से हम लोग को लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अर्ली अगर हम लोग देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर पता ही नहीं चल पाता महिलाओं में कि सर्वाइकल कैंसर हुआ है। जब ये लेट स्टेज यानी कि एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तब जाके पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर हुआ है। तो फ्रेंड्स, अर्ली साइन में हम लोग बात करें तो पेशेंट को यानी कि पीरियड के बीच में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्जेस देखने को मिल सकते हैं, डिस्पैरियोनिया यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है पेशेंट में, तो ईचिंग हो सकती है और ड्राइनेस हो सकती है वेजाइना में। तो फ्रेंड्स, ये सारी कंडीशन हम लोग को देखने को सिम्टम्स में मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, मोस्टली क्या होता है कि ये कॉमन कंडीशन होती है, तो इसमें पेशेंट समझ नहीं पाता है कि उसको ये कैंसरस कंडीशन है या नॉर्मली कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह की वजह से ये कंडीशन आई। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है तो पेशेंट को ज़रूर रेगुलर स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए। तो इसीलिए अब इसकी बात करते हैं कि डायग्नोसिस हम लोग क्या क्या करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डायग्नोसिस में हम लोग पैप स्मीयर टेस्ट होता है, जिसमें जो सेल्स होती हैं सर्विक्स की, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको वो आइडेंटिफाई कर लेता है। तो रेगुलर स्क्रीनिंग हम लोग को कराते रहना चाहिए, जिसकी वजह से अर्ली हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड टेस्ट की बात करें तो एचपीवी टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें हम लोग को पता चल सकता है कि एचपीवी का इन्फेक्शन है कि नहीं, जो कि बहुत ही मेन कारण है सर्विक्स के कैंसर का। तो फ्रेंड्स, ये रेगुलर स्क्रीनिंग की बात हो गई। अब अगर एडवांस स्टेज हो गई है सर्वाइकल कैंसर की,
तो डॉक्टर बायोप्सी की भी सलाह देते हैं, कोल्पोस्कोपी भी करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग की बात हो गई। अब इसके हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रीटमेंट में अगर हम लोग एडवांस स्टेजेस देखें तो पेशेंट में अगर स्टेज 0 या 1 तक है तो उसमें हम लोग यूट्रस को निकाल के सर्जरी कर सकते हैं, यानी कि हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं अलॉन्ग विद द सर्विक्स। लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि अगर एडवांस स्टेज हो गई है तो उसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी करवा सकते हैं, करवाते ही हैं मोस्टली। तो फ्रेंड्स ये तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात हो गई। अब हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि होम्योपैथी कैसे हेल्पफुल है सर्वाइकल कैंसर में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है उस ट्रीटमेंट के लिए जहाँ पे जो सर्वाइकल कैंसर पेशेंट को हो गया है या फिर उसमें टेंडेंसी है कि उस पेशेंट को हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग देख लें कि अगर पेशेंट में ये स्थिति बनने वाली, यानी कि ये जो रिस्क फैक्टर्स की मैंने बात की थी और इसकी साइंस की बात की थी, अगर उसको हम लोग डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथिकली तो मोस्ट प्रॉबेबल कंडीशन है कि इस चीज़ को टाला जा सकता है। यानी कि अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो होम्योपैथिकली उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके एचपीवी इन्फेक्शन का जो कारण है वो भी बहुत हद तक इरेडिकेट हो सकता है, तो जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर की स्थिति आ ही नहीं सकती है। तो फ्रेंड्स अगर एडवांस स्टेज पहुंच गई है जहां पे हम लोग को एलोपैथी लेना ही लेना है तो अलॉन्ग विद दैट यानी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की वजह से इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, उस केस में पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अलग अलग सिम्टम्स से जूझता रहता है। तो जिस केस में हम लोग होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोग होम्योपैथी को भी चलाते हैं तो पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम मिलता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है और जो हम लोग का ट्रीटमेंट चलता रहता है उसमें भी बहुत सहायता मिलती है। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है कार्सिनोसिन। फ्रेंड्स कार्सिनोसिन एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है उन पेशेंट में देने के लिए जहाँ पे हम लोग को जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलती है कि पेशेंट के माँ में या बहन में या नानी दादी में कैंसर की स्थिति देखने को मिली है। तो उस कंडीशन में और जो पेशेंट होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग को ये सारी स्थिति देखने को मिलती है तो हम लोग कार्सिनोसिन की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सेकंड मेडिसिन की बात करें तो फ्रेंड्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है कोनियम मैक। कोनियम मैक फ्रेंड्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है वहाँ पे देने के लिए जहाँ पे जो सर्विक्स होती है वहाँ पे इंड्यूरेशन देखने को मिलता है, हार्डनेस देखने को मिलती है, जो सर्विक्स की सेल्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है। तो कोनियम मैक की हम लोग 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। थर्ड मेडिसिन की बात करें तो फ्रेंड्स हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन देखी गई है जहाँ पे जो डिस्चार्जेस होते हैं वो थिक होते हैं, येलोइश होते हैं, ब्लड स्ट्रिक्ट डिस्चार्जेस भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। जहाँ पे हम लोग को प्री कैंसरस चेंजेस दिखाई देते हैं सर्विक्स में, उस केस में हम लोग हाइड्रेस्टिस की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फोर्थ मेडिसिन की बात करें तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन फ्रेंड्स होती है कैंसर कंडीशन में देने के लिए जिसका नाम है क्रियोजोट। क्रियोजोट एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है जहाँ पे जो डिस्चार्जेस होते हैं वो एक्रिड होते हैं, करोसिव होते हैं और बहुत ही वहाँ पे जो पेशेंट की स्थिति होती है प्रोराइटिस वल्वा भी हम लोग को देखने को मिलता है, वेजाइनल ईचिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं डिस्प्लेसिया की कंडीशन देखने को मिलती है, सर्विस की जो सेल्स है वो चेंजेस वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी स्थिति अगर देखने को मिलती है तो क्रियोजोट की 30 पोटेंसी 5-5 बूथ सुबह दोपहर शाम देते तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो फ्रेंड थूजा ऑक्सीडेंटलीस ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है उस केस में देने के लिए जहाँ पे एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से आउटग्रोथ देखने को मिलती है, यानी सर्विक्स पे वॉर्ड्स वगैरह दिखाई देते हैं जिसकी कंडीशन की वजह से वहाँ की जो सेल्स होती है वो चेंज होने लगती हैं, एचपीवी इन्फेक्शन परसिस्ट होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो थूजा की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन रही जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए।
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अगर पेशेंट है तो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम लोग ये सारी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं और एचपीवी इन्फेक्शन को इरेडिकेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर की स्थिति बनती है। तो फ्रेंड्स, अब इसके प्रिवेंशन की बात करें कि इसको सर्वाइकल कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आ चुकी है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। वहाँ पे जहाँ पे 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स होती हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाती है, जिसकी वजह से जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं एज होती है वहाँ पे सेक्सुअली एक्टिव बच्चा नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिलता है कि सेक्सुअली एक्टिव पार्टनर जहाँ पे हुआ वहाँ पे ये वैक्सीन वर्क नहीं करती है। तो बहुत हद तक अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, सेक्सुअली अभी तो ये वैक्सीन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और इसकी वजह से बहुत हद तक हम लोग इस सर्वाइकल कैंसर से बचाव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रिकमेंडेशन के अनुसार हम लोग देखा जाए तो 9 to 14 ईयर्स की जितनी एज की गर्ल हैं तो उनको ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग फ्यूचर में उनका सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके प्रिवेंशन की बात हो गई। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।